Hi friends, welcome to the channel JV and CIB Made Simple. So we are continuing our discussion on what to study in AVM. So we will discuss loan system for delivery of bank credit. आइए दोस्तों देखते हैं कि लोन सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट इस टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की, राइट। तो अगर किसी बोरोवर का वर्किंग कैपिटल लिमिट 150 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो यह सिस्टम एप्लीकेबल होगा। तो पहले तो एप्लीकेबिलिटी को समझ लीजिए। इसका एग्रीगेट जो फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो 150 करोड़ से ऊपर है तो ये लोन सिस्टम वाला काम लागू होता है। अब दूसरी बात की अब आती है लोन कंपोनेंट के रिक्वायरमेंट की। तो देखिए, फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट का कम से कम 60% लोन बेस्ड होना चाहिए। मतलब मिनिमम 60% ऑफ द सैंक्शन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट शुड बी लोन बेस्ड, ठीक है। जिसके अंदर आपका इसका मतलब यह है कि ड्राइंग अप टू 60% लोन कंपोनेंट से होगा और अगर एक्सेस चाहिए तो वो कैश क्रेडिट के थ्रू होगा। वही कह रहा है ना कि 60% का जो ड्राइंग होगा वो लोन कंपोनेंट से होगा और जो एक्सेस ड्राइंग है वो कैश क्रेडिट से होगा। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट और इनलैंड सेल के बिल जो कि इस बाइफर्केशन में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि 150 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर जब होता है तभी वहाँ पे ये सिस्टम लागू होता है, हमारा लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट। 150 करोड़ का एक्सपोजर वर्किंग कैपिटल लिमिट से ज़्यादा है तो। और मैंने बताया कि फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट का कम से कम 60% लोन बेस होना चाहिए और ड्राइंग अप टू 60% लोन के कंपोनेंट होंगे और अगर एक्सेस चाहिए तो वो कैश क्रेडिट के थ्रू होगा। 60% के ऊपर लोन का कंपोनेंट नहीं होगा, वो कैश क्रेडिट के माध्यम से होगा। और कुछ एक्सेप्शन मैंने बताया, जैसे आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट हो गया, चाहे वो प्री शिपमेंट हो या पोस्ट शिपमेंट हो या इनलैंड सेल का बिल लिमिट हो, तो उसको इस बाइफर्केशन से एक्सक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं कॉमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट की। इफ वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन कॉमर्शियल पेपर, आइए देखते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट इन कॉमर्शियल पेपर अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट का पार्ट है तो वह भी लोन कंपोनेंट में काउंट होते हैं। कह रहा है ना कि कॉमर्शियल पेपर अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट का पार्ट है तो वह भी क्या होता है, लोन कंपोनेंट का पार्ट होता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, कॉमर्शियल पेपर वर्किंग कैपिटल का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक के फ्लेक्सिबिलिटी की। तो बैंक चाहे तो लोन कंपोनेंट को 60% से ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसका टेनर कम से कम 7 दिन का होना चाहिए और लोन को डिफरेंट मैच्योरिटी में स्प्लिट करने की भी परमिशन है। यू कैन स्प्लिट द लोन इनटू डिफरेंट मैच्योरिटी। यदि कंसोर्टियम के अंदर है, यदि बोरोवर कंसोर्टियम के अंदर है तो कंप्लायंस पूरा कंसोर्टियम का होगा। कंसोर्टियम इंश्योर्ड लोन कंपोनेंट कंप्लायंस एट एग्रीगेट लेवल। लेकिन यदि एमबीए है, एमबीए क्या होता है, एमबीए होता है हमारा मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट। एमबीए क्या होता है हमारा, मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट। यदि एमबीए है तो फिर क्या होगा, हर बैंक अपनी कॉम्प्लायंस देखती है। और फिर एक यदि हम बात करें लोन कंपोनेंट के रिपेमेंट की, इफ़ यू टॉक अबाउट द रिपेमेंट ऑफ लोन कंपोनेंट, तो लोन कंपोनेंट को रिपे करना इंस्टॉलमेंट या बुलेट रिपेमेंट के थ्रू हो सकता है। बस IRAC नॉर्म फॉलो करनी चाहिए। और जो हमारा अनड्रॉन कैश क्रेडिट लिमिट है उस पर 20% कन्वर्जन क्रेडिट फैक्टर CCF लगेगा, चाहे लिमिट कैंसिल हो या ना हो। चलिए अब दोस्तों दो क्वेश्चन कर लेते हैं अभी जो हमने पढ़ा। तो सवाल है कि 150 करोड़ के ऊपर के वर्किंग कैपिटल लिमिट के बोरोवर के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ लोन कंपोनेंट कितना चाहिए फंड बेस्ड लिमिट में। फंड बेस्ड लिमिट में मिनिमम परसेंटेज ऑफ लोन कंपोनेंट कितना चाहिए, 50, 60, 70, 80? बताइए। 150 करोड़ से ऊपर का यदि वर्किंग कैपिटल लिमिट है बोरोवर का तो उसका मिनिमम परसेंटेज ऑफ लोन कंपोनेंट कितना चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि 150 करोड़ के ऊपर के जो हमारे बोरोवर होते हैं उनको लोन कंपोनेंट जो चाहिए वो कितना चाहिए। यहाँ देखिए 60%, ठीक है। तो आंसर होगा 60%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बाइफर्केशन ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट इनटू लोन एंड कैश क्रेडिट कंपोनेंट। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जो हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है, जो इनलैंड सेल बिल लिमिट है, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है, उनको जो है एक्सक्लूजन मिला है। वाट क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर इज अप्लाइड टू द अनड्रॉन पोर्शन ऑफ द कैश क्रेडिट लिमिट फॉर लार्ज बोरोवर। तो जो अनड्रॉन पोर्शन है उसके लिए CCF होता है। CCF आप BFM के यूनिट 13 में पढ़े होंगे, राइट। तो बेसिकली एक टूल होता है जिसके माध्यम से हम किसी नॉन फंड बेस को फंड बेस में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा कैश क्रेडिट लिमिट का अनड्रॉन पोर्शन है उसके लिए CCF कितना लगता है, तो 20% लगता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ना जेड वैल्यू से पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। आपको तो जेड वैल्यू का मतलब समझ में आना चाहिए। वो होता है x - xy डिवाइडेड बाई म्यू, राइट। तो x या कभी कभी आप पे डिपेंड करता है आप क्या नोटेशन ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला x बार डिवाइडेड बाई म्यू
एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो एक्स बार का मतलब क्या होता है, एक्स बार होता है हमारा सैंपल का मीन, आप इससे फेमिलियर होंगे। म्यू क्या होता है हमारा, म्यू होता है पॉपुलेशन का मीन। और सिग्मा क्या होता है, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा एक्स बार या सिग्मा एक्स कहते हैं। सिग्मा एक्स होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो देखिए अगर आप कॉन्फिडेंट लेवल देखें तो कॉमनली कुछ वैल्यू यूज होती है, ठीक है। मैं आपको वो वैल्यू समझा देता हूँ, याद करने का भी तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो यदि 99% कॉन्फिडेंस लेवल है तो जेड वैल्यू कितना होता है 2.58, ठीक है, 99% पे। उसके बाद यदि 98% है तो जेड वैल्यू घट के हो जाता है 2.33, और 95 पे जो है 1.96 हो जाता है, और 90% पे जो वैल्यू होता है 1.645। देखिए कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ देता है जेड वैल्यू। 4 वैल्यू मैंने लिखे हैं आपके लिए, आपको इन सभी वैल्यू को याद करना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, 99 के लिए 2.58 जेड वैल्यू होगा, फिर ये है हमारा 98 के लिए 2.33, 96 तो याद कर लीजिए, 95 याद कर लीजिए 1.96 होता है, और 90% के लिए 1.645 होता है। तो एक दो बार देखिएगा तो उसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेड वैल्यू आपको कुछ कुछ वैल्यू की याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में ना दिया हो जेड वैल्यू, तो आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। यदि आप याद करेंगे तभी तो पॉसिबल है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज़्यादा होगा जेड वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। आप तो देख ही रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल 99 है तो जेड वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अब थोड़ा सा रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स की बात कर लेते हैं। पिछली बार पूछा था कि कितने तरह के रैंडम सैम्पलिंग होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी कि हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिलता है, जैसे लॉटरी सिस्टम हुआ। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यानी एक फिक्स इंटरवल पे डेटा सेलेक्ट होते हैं, जैसे हर 10th पर्सन को चूज करना। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यानी कि पॉपुलेशन को ग्रुप या स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं और हर ग्रुप से सैंपल लिया जाता है। और फिर आता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड करके रैंडमली कुछ क्लस्टर सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ यहाँ से याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग इंटरवल एस्टिमेट की बात करते हैं। पिछले बार ना एक केस स्टडी पूछा गया था इंटरवल एस्टिमेट कैलकुलेशन में। तो देखिए सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। कंडीशन क्या है कि पॉपुलेशन फ्रॉम लार्ज सैंपल। तो आइए समझते हैं इसके कंसेप्ट को। तो देखिए तो जब भी हमारा इंटरवल एस्टिमेट और प्रोपोर्शन फ्रॉम लार्ज सैंपल आता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी होता है पी, स्मॉल पी क्या होता है सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, और एक होता है स्मॉल क्यू क्या होता है फेलियर का प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल पी, ये कह सकते हैं ना, या ये भी कह सकते हैं ना क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मीन होता है म्यू, ठीक है। म्यू क्या होता है मीन, इसको याद कर लीजिए, म्यू होता है n टाइम्स पी, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सिग्मा होता है, वो होता है अंडर n टाइम्स p टाइम्स q, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोट कीजिए कि यदि सैंपल साइज लार्ज होता है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो n यदि लार्ज सैंपल साइज है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन पॉसिबल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यदि सैंपल साइज लार्ज है तो, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन क्या है, लार्ज कैसे समझेंगे लार्ज है, तो यदि n टाइम्स p आप निकाले वो 5 से ज़्यादा है, n टाइम्स q निकाल रहे हैं तो वो 5 से ज़्यादा है, तो हम समझेंगे कि लार्ज है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो अब इस केस में आपको याद है कि नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड का फॉर्मूला क्या होता था, याद है कि नहीं। तो इस केस में हो जाएगा p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई n, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला सिग्मा p। ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये क्या हमारा स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है, मार्जिन जिसको बोलते हैं। तो ये क्या बताता है, स्टैंडर्ड एरर क्या बताता है कि सैंपल प्रोपोर्शन की वेरिएबिलिटी को शो करता है फ्रॉम ट्रू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यानी सैंपल का जो प्रोपोर्शन है वो ट्रू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से कितना ज़्यादा वेरिएट कर रहा है, ठीक है। और यदि कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए मीन तो रखेंगे ना आप, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, मैंने बोला ना कि लार्ज सैंपल के लिए नॉर्मल, तो ये हमारा मीन हो गया, पी हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं n टाइम्स ये मीन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा p प्लस माइनस जेड टाइम्स सिग्मा पी। तो यहाँ पे जेड क्या है, जेड वो वैल्यू है जो कॉन्फिडेंस लेवल से डिसाइड होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 95% के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 1.96, उसी प्रकार से, राइट। तो आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। सिग्मा ई निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा पी कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा, अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन।
चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एन दिया हुआ है, सैम्पल साइज दिया हुआ है 75, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखा है 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा 0.6, आपको पता ही है। तो आप यदि स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी इंटू क्यू अपॉन एन, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 0.6 अपॉन 75, इसका वैल्यू मिलेगा 0.057। अब मान लीजिए 90, तो आपको फॉर्मूला पता है P इंटू क्यू अपॉन एन, तो P हमारा है 0.4 और इंटू 0.6 अपॉन 0.75, तो ये हमें मिला 0.075। अब देखिए, एक होता है हमारा UCL जिसको बोलते हैं अपर कॉन्फिडेंस लेवल, और एक होता है LCL जिसको बोलते हैं लोअर कॉन्फिडेंस लेवल। तो यदि ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और यहाँ पे हमारा मीन है जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, Z टाइम्स सिग्मा P पीछे चले जाइए और इधर Z टाइम्स सिग्मा P आगे चले जाइए। तो यहाँ पे आपका होगा UCL और यहाँ पे होगा आपका LCL। तो UCL निकालने के लिए क्या करना होगा, P में ये जोड़ना पड़ेगा, और LCL निकालने के लिए P में ये माइनस करना पड़ेगा। वही हमने किया है, P प्लस Z टाइम्स सिग्मा P क्या है तो हमें 0.547 निकला है, और P माइनस Z टाइम्स सिग्मा P क्या है तो हमें 0.253 निकला है। और कॉन्फिडेंस लेवल कितना है 99%। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आपको कुछ कॉन्फिडेंस लेवल के लिए Z वैल्यू याद करना पड़ेगा, तो उसमें से ये भी मैंने आपको बोला था कि आपको याद करना पड़ेगा, राइट। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू 99% कॉन्फिडेंस लेवल Z वैल्यू इज़ 2.58, और हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 0.253 से लेकर 0.547। तो यही होता है हमारा इंटरवल एस्टिमेट। आपको इसी प्रकार के सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे, केस स्टडी फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा, लेट्स सी, ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको यदि नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30, नहीं, बोथ NP एंड NQ शुड बी एटलीस्ट 5, हाँ मैंने बोला ना NP शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और NQ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब कम से कम दोनों का प्रोडक्ट 5 के ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 5 होना चाहिए, जो 5 से ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कह रहा है कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए Z स्कोर क्या यूज़ करते हैं, तो मैंने बताया 2.58 यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल एट्रीब्यूट फॉर रोल डिस्पेंसेशन, परीग एंड रॉ। तो इन्होंने एट्रीब्यूट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है टेक्निकल एट्रीब्यूट, और एक होता है हमारा मैनेजरियल एट्रीब्यूट, और एक होता है पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट। खासकर इन्होंने पिछले बार सवाल पूछा था वो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट से था, तो हम लोग बाकी 2 एट्रीब्यूट भी देख लेते हैं, क्या पता इस बार सवाल आपसे टेक्निकल एट्रीब्यूट से आ जाए, ठीक है। तो देखिए टेक्निकल एट्रीब्यूट में क्या होता है कि सिस्टम और उनके फंक्शनिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर क्या कहता है कि सिस्टम डेवलप करने की एक्सपर्टाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल अप्रेजल। फिर आता है हमारा ट्रेनिंग डिज़ाइन, मतलब कि वर्कर, सुपरवाइजर और मैनेजर के लिए ट्रेनिंग बनाने की स्किल। फिर आता है हमारा बिहेवियरल साइंस, मतलब कि रिसर्च टेक्निक का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए पर्सनल मैनेजमेंट में प्रोफेशनल नॉलेज इन HR मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर यानी कल्चर डायनेमिक्स में इंसाइट मिलता है हमें, कैरियर प्लानिंग यानी कि एक्सपर्टाइज को प्रोसेस करने का, प्रैक्टिस करने का, काउंसलिंग, नॉलेज एंड स्किल इन गाइडिंग एम्प्लॉय, बिहेवियरल रिसर्च यानी टेक्निक फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर टेक्निकल एट्रीब्यूट। दूसरा आता है मैनेजरियल एट्रीब्यूट। मैनेजरियल एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है या नहीं, हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट स्किल है या नहीं है। तो ये 2 चीज़ आती है हमारी मैनेजमेंट एट्रीब्यूट में। और पिछले बार जो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट पे सवाल आया था उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट होता है ये सवाल था। देखिए एक होता है इनिशिएटिव, यानी कि टास्क में हम प्रोएक्टिव हों, फेथ इन पीपल यानी ह्यूमन कैपेबिलिटी में बिलीफ हो हमें, पॉजिटिव एटीट्यूड हो हमारा दूसरे के प्रति या सिचुएशन के प्रति, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन हो हमारे पास, एक्सेलेंस और डेवलपमेंट हो, सोशेबल हो हम, फ्रेंडली और अप्रोचेबल नेचर हो, रिसर्च ओरिएंटेशन हो जो कि R&D एक्टिविटीज़ में हम इंटरेस्टेड हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो और टीम वर्क हो। ये सब के सब हमारे पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट के पार्ट होते हैं। अब एक सवाल कर लेते हैं, इनमें से कौन सा टेक्निकल एट्रीब्यूट नहीं होता है जो कि परीग एंड रॉ ने आइडेंटिफाई किया। नॉलेज ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल सिस्टम, सिस्टम डेवलपमेंट स्किल, यस दिस इज मैनेजरियल एट्रीब्यूट, ये हमारा टेक्निकल एट्रीब्यूट में नहीं होता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि जितने भी एट्रीब्यूट लिखे हैं ना 1-2 बार देख लीजिएगा ना तो आपके दिमाग में बैठ जाए। खासकर ये देख लीजिए मैनेजरियल में 2 ही होता है, ऑर्गेनाइजिंग और सिस्टम डेवलपमेंट स्किल, ठीक है। और इनिशिएटिव, फेथ इन पीपल, पॉजिटिविटी, मोरालिटी वाला टॉपिक आप देख रहे हैं ना, पर्सनैलिटी वाला टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। What is considered a personality attribute essential for this role? Organizing ability, knowledge of career planning, नहीं ये सब नहीं होगा। इनिशिएटिव, यस इनिशिएटिव करेक्ट है, देखिए यहाँ इनिशिएटिव लिखा हुआ पहला ही में आता है इनिशिएटिव। पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट में सबसे पहला ही आता है हमारा इनिशिएटिव, ठीक है। तो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट में इनिशिएटिव मतलब खुद से काम शुरू करने की सोच। फिर आता है पॉजिटिव एटीट्यूड और फेथ इन पीपल, हर सिचुएशन और लोगों में बिलीफ होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए यानी हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम करना, और टीम वर्क भी देखिए लिखा गया है, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट रखना बहुत ज़रूरी है,
राइट। अब हम लोग एचआईए की बात करेंगे। एचआईए क्या होता है? हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होते हैं। देखिए इसके रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एचआईए के पास फुल अथॉरिटी हो और इंडिपेंडेंस। एचआईए देखिए जनवरी 2021 में रिलीज हुई थी, आरबीआई के गाइडलाइन के बेसिस पे आई थी। तो एचआईए के पास फुल अथॉरिटी और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जिससे वो अपने काम को बिना किसी इंटरफेरेंस का परफॉर्म कर सके। वही कह रहा है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि उन्हें किसी भी स्टाफ या रिकॉर्ड का एक्सेस मिल सकता है, कैन एक्सेस एनी स्टाफ और रिकॉर्ड फॉर असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमेशा इंडिपेंडेंट जजमेंट मेंटेन करना जरूरी है। फिर आता है हमारा कॉम्पिटेंसी मतलब क्या होता है कि इंटरनल ऑडिटर को बैंकिंग ऑपरेशन, अकाउंटिंग, आईटी, डेटा एनालिटिक्स और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन सभी एरिया में माहिर होना चाहिए जो हमारे इंटरनल ऑडिटर हैं। फिर हर बैंक एरिया का इफेक्टिव ऑडिट करना उनका मेन स्किल होना चाहिए। स्किल रिक्वायर्ड टू ऑडिट ऑल बैंक एरिया इफेक्टिवली, इसको कॉम्पिटेंस कहा जाता है। जो इंटरनल ऑडिटर हैं उनके पास एक्सपर्टाइज होना चाहिए बैंकिंग ऑपरेशन, अकाउंटिंग, आईटी, डेटा एनालिटिक्स, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का। फिर बात आती है स्टाफ रोटेशन में। देखिए स्टाफ रोटेशन में क्या होता है कि जो हमारे इंटरनल ऑडिट स्टाफ है उनके लिए एक मिनिमम टेनर रखा जाता है ताकि स्किल डेवलप हो इंटरनल ऑडिट स्टाफ के लिए। और स्पेशलाइज नॉलेज वाले स्टाफ का इंटरनल ऑडिट में एक स्टिंट होना जरूरी है। कह रहा है स्टाफ जिनके पास स्पेशलाइज नॉलेज है शुड हैव एटलीस्ट 1 स्टिंट इन इंटरनल ऑडिट। टेनर ऑफ एचआईए की बात करें तो इनका जो टेनर होता है वो मिनिमम 3 साल का टेनर प्रेफर किया जाता है। फिर रिपोर्टिंग लाइन की बात करें तो एचआईए डायरेक्टली रिपोर्ट करता है या तो एसीबी को यानी ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को, या एमडी एंड सीईओ को, या होल टाइम डायरेक्टर को, जिसको डब्ल्यूटीडी कहा जाता है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि एचआईए जो है एमडी, सीईओ, डब्ल्यूटीडी को रिपोर्ट करता है तो एसीबी रिव्यूइंग और बोर्ड एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होती है। एसीबी जो है रिव्यूइंग अथॉरिटी और बोर्ड जो है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि ये रिपोर्ट करना है एमडी, सीईओ या डब्ल्यूटीडी को तो एसीबी जो है रिव्यूइंग अथॉरिटी होता है, बोर्ड जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है। और एक और पॉइंट याद रखिए कि एसीबी को क्वार्टरली एचआईए से मीटिंग करनी होती है बिना सीनियर मैनेजमेंट के प्रेजेंस के, ठीक है, विदाउट सीनियर मैनेजमेंट प्रेजेंस एज एसीबी शुड मीट एचआईए क्वार्टरली। फिर एक आता है रिमनरेशन क्या होता है कि एचआईए का रिमनरेशन बिजनेस परफॉर्मेंस से लिंक नहीं होना चाहिए, बट नॉट लिंक रिमनरेशन टू बिजनेस लाइन परफॉर्मेंस। और यह स्ट्रक्चर्ड होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड किया जा सके और ऑडिट इंडिपेंडेंट मेंटेन हो। तो पिछली बार सवाल पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एचआईए इज नॉट करेक्ट, ऐसा करके सवाल आया था। तो आपको सारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए तभी आप जवाब दे पाएंगे ना। इनका अथॉरिटी क्या है, इनका कॉम्पिटेंस क्या है, स्टाफ का रोटेशन होता है या नहीं होता है, ठीक है, और फिर इनका टेनर क्या होता है, रिपोर्ट किन्हें करना होता है, यदि रिपोर्ट एमडी, सीईओ, डब्ल्यूटीडी को करेंगे तो कौन रिव्यूइंग अथॉरिटी होगा, कौन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होगा, ठीक है। एसीबी एचआईए को क्वार्टरली मीट करते हैं, ठीक है, विदाउट सीनियर मैनेजमेंट, इनका रिमनरेशन से रिगार्डिंग पॉइंट। चलिए सवाल करते हैं। टू हुम द एचआईए डायरेक्टली रिपोर्ट एज पर आरबीआई गाइडलाइन, एसीबी, ऑडिट कमेटी बोर्ड, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड, एमडी, सीईओ, डब्ल्यूटीडी, आइदर ए और बी, बिजनेस वर्टिकल हेड। तो ऑप्शन ए सी सही है, आइदर ए और बी, दोनों को रिपोर्ट करते हैं ना। मिनिमम प्रेफरेबल टेनर कितना होता है एचआईए का, तो 3 साल का होता है, अभी मैंने बताया आपको। इनमें से कौन सा डिजायर्ड कॉम्पिटेंसीज का पार्ट नहीं है इंटरनल ऑडिटर का, तो देखिए डिजायर्ड कॉम्पिटेंसीज में मैंने बताया था आपको कि आपका कॉम्पिटेंसीज में बैंकिंग ऑपरेशन, अकाउंटिंग, आईटी, डेटा एनालिटिक्स और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ये सब इनकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, राइट। तो कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो बैंकिंग ऑपरेशन होगा, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अब थोड़ा हम लोग CRILC की बात कर लेते हैं। पिछली बार इससे भी एक सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CRILC इज नॉट करेक्ट। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी सभी पॉइंट की होनी चाहिए तभी आप सही जवाब दे पाएंगे। आइए देखते हैं, पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, ठीक है। आइए दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करते हैं, CRILC है क्या। दोस्तों आपको यदि इस तरह के कंटेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। मैं आपको इस तरह के व्हाट टू स्टडी कंटेंट, 1 लाइनर PDF, फॉर्मूला PDF, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास क्विजेस डाल रखे हैं, यानी मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन सेशन, हर एक वो चीज़ मिलेंगे जो कि क्विक रिवीजन में कम समय में इफेक्टिव रिवीजन में आपको हेल्प करेंगी। तो CRILC की आइए बात करते हैं। तो CRILC का पूरा नाम है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। इसे RBI ने इस्टेब्लिश किया है ताकि क्रेडिट डेटा को कलेक्ट, स्टोर और डिसेमिनेट किया जा सके। मेन काम क्या है, कलेक्ट, स्टोर एंड डिसेमिनेट द क्रेडिट डेटा, ठीक है, किसको, लैंडर को, और लैंडर को हेल्प मिले बोरोवर का स्टेटस को समझने में, राइट। अब देखिए इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, कौन रिपोर्ट करेगा। तो बैंक को उन बोरोवर की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करनी होती है जिन पर एग्रीगेट एक्सपोजर जो है 5 करोड़ से या उससे ज़्यादा है।
फंड बेस्ड हो या नॉन फंड बेस्ड हो, दोनों इंक्लूड है। एग्जाम्पशन में क्या है, क्रॉप लोन। तो यदि क्रॉप लोन को रिपोर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अदर एग्रीकल्चर लोन रिपोर्ट करने होते हैं। फिर आता है हमारा इंटर बैंक एक्सपोजर, जैसे मान लीजिए नबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक और एनएचबी को भी रिपोर्टिंग से एग्जाम्पशन दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि करंट अकाउंट रिपोर्टिंग, अगर किसी बोरोवर का करंट अकाउंट बैलेंस 1 करोड़ या उससे ज़्यादा हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन CRILC में रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फिर रिपोर्टिंग का स्कोप काफ़ी ब्रॉड है, एज इट कवर एनी क्लाइंट रिलेटिंग टू द पैन मास्टर, चाहे एक्सपोजर हो या ना हो, ठीक है। तो एक तो मैंने लोन का बताया जो 5 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर, और करंट अकाउंट में जिनका 1 करोड़ से ऊपर का बैलेंस है उन्हें भी रिपोर्ट करना होगा। और रेगुलेटरी बेसिस RBI सर्कुलर के हिसाब से है। CRILC रिपोर्टिंग RBI के 2014 के सर्कुलर पर बेस्ड है। अब देखिए सवाल करते हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम एग्रीगेट एक्सपोजर थ्रेशोल्ड फॉर रिपोर्टिंग टू CRILC। 5 करोड़, अभी मैंने बताया आपको 5 करोड़ से ऊपर का होता है रिपोर्टिंग। किस तरह के लोन को CRILC रिपोर्टिंग से एग्जाम्पशन मिला है, पर्सनल लोन, क्रॉप लोन, कॉर्पोरेट लोन, हाउसिंग लोन। तो क्रॉप लोन मिनिमम करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट या क्रेडिट में कितना चाहिए CRILC को रिपोर्ट करने के लिए, तो 1 करोड़ बैलेंस चाहिए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के इवैल्यूएशन की। व्हाट इज़ द पर्पस ऑन इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, पिछले बार इससे सवाल पूछे गए थे। देखिए ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का गोल होता है इंश्योर करना कि ट्रेनिंग अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करे, राइट। तो ट्रेनिंग शुड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इसमें एक पॉइंट आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है देखना कि ट्रेनिंग ने जो टारगेट ऑब्जर्व सेट किए थे, ट्रेनिंग ने जो टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं, तो इसीलिए हम लोग वैलिडेट करते हैं, एसेस इफ ट्रेनिंग मीट द ऑब्जेक्टिव और नॉट। फिर आता है लेकिन टोटल इफेक्ट को आइसोलेट करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, टोटल इफेक्ट को आइसोलेट करना, इट बिकम डिफिकल्ट टू आइसोलेट, ठीक है। तो वैलिडेशन जरूरी है। वैलिडेशन का मतलब ये देखना कि ट्रेनिंग ने जो टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो हमें अचीव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए सवाल पिछली बार क्या आया था कि ये जो इवैल्यूएशन के जो 4 लेवल होते हैं ना, उससे सवाल आया था। ये चारों लेवल को अच्छे से पढ़िए। पहला होता है रिएक्शन लेवल। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग का इमीडिएट फीडबैक लिया जाता है ट्रेनिंग कंटेंट, मेथड और ट्रेनर के बारे में। फिर आता है लर्निंग लेवल, यानी ट्रेनिंग के बाद ट्रेनी ने क्या सीखा, उनका नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को मेज़र करने के लिए प्री और पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। उनका प्री टेस्ट लिया जाता है और पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, उन्होंने क्या सीखा, ये होता है लर्निंग लेवल। फिर होता है बिहेवियर लेवल, यानी कि क्या ट्रेनी अपने काम में सीखे गए कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, यह परफॉर्मेंस के थ्रू एसेस होता है। और फिर होता है हमारा फंक्शनिंग लेवल, यानी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर क्या इम्पैक्ट है, क्या फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, इसको मेज़र करते हैं ROI के जरिए। ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और लेकिन इससे ट्रेनिंग का एग्जैक्ट इम्पैक्ट सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है। अब एक है किर्कपैट्रिक मॉडल अलाइनमेंट, इसमें 4 लेवल होते हैं। लेवल 1 होता है रिएक्शन, ये क्या बोलता है कि ट्रेनिंग सेटिस्फैक्शन एंड रिलेवेंस टू जॉब। लेवल 2 होता है लर्निंग, यानी नॉलेज और स्किल का एक्वायर करना। लेवल 3 होता है बिहेवियर, यानी जो हमने सीखा है उसका अप्लाई करना। तो ये किर्कपैट्रिक का मॉडल अलाइनमेंट है, इसको याद रखेंगे, इससे सवाल बनता है रिएक्शन लेवल क्या होता है, लर्निंग लेवल क्या होता है। लर्निंग मतलब क्या होता है कि हम प्री और पोस्ट टेस्ट के माध्यम से चेक करते हैं कि नॉलेज में कुछ चेंज आया या नहीं है, स्किल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एटीट्यूड क्या चेंजेस है, ठीक है। और फंक्शनल लेवल सबसे लास्ट में होता है कि ROI पे क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक रिएक्शन, जैसे आप तुरंत फीडबैक देते हैं। लर्निंग लेवल मतलब कि नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। बिहेवियर मतलब कि आपने अपने वर्क प्लेस में कैसे अप्लाई कर रहे हैं नॉलेज को। और फंक्शनल मतलब कि ROI में क्या इफेक्ट हो रहा है, कंपनी के ROI में क्या इफेक्ट हो रहा है। पहला सवाल है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का प्राइमरी पर्पस क्या है। ऑप्शन ए टू वैलिडेट ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, टू इम्प्रूव ट्रेनिंग बाय मेजरिंग इट सक्सेस। यस करेक्ट। ऑप्शन बी, ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना, इसके सक्सेस को देखकर सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। विच लेवल ऑफ इवैल्यूएशन मेजर नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इसको लर्निंग बोलते हैं। फंक्शनिंग लेवल जो होता है ट्रेनिंग का, वो ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का, वो किस पे फोकस होता है, तो फंक्शनिंग लेवल फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस और ROI में क्या चेंजेस आए, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। इसी प्रकार से हमारा व्हाट टू स्टडी सेशन कंटिन्यू रहेगा। हमने ऑलरेडी 6 सेशन आपके लिए बना रखे हैं, 7वां सेशन था, और भी हम लोग व्हाट टू WTS लाएंगे आपके लिए। हर एक वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है प्रीवियस वीडियो का। धन्यवाद।